हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पिछले 3 पार्ट्स में हम सीख चुके हैं कैंडलस्टिक और पैटर्न्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड थी, डिमांड से प्राइस उठी और सप्लाई तक गई, फिर सप्लाई से प्राइस वापस नीचे आई। प्रीवियस जो सपोर्ट था ये एक एरिया था, वहां से प्राइस वापस सप्लाई के ऊपर गई या रेजिस्टेंस के ऊपर गई। ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीख गए थे। हर बार प्राइस सपोर्ट पे आती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, फिर प्राइस सपोर्ट पे आती है, फिर रेजिस्टेंस पे चली जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने आपको एक ब्रेकआउट फेलियर बताया था। प्राइस अपसाइड में गई, फिर प्राइस ने इस एरिया पे ये सपोर्ट लिया। प्राइस ने यहाँ से ही सपोर्ट क्यों लिया? बिकॉज़ जो हमारा एक सप्लाई एरिया था, जहाँ एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। हमारा जो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था और सपोर्ट से प्राइस अपसाइड में चली गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्राइस फेल होके और वापस एक सपोर्ट पे आ गई। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। जब भी अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते। ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी है, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे या सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करना है। यहाँ से आप लॉन्ग करते, ठीक है? इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, तो आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता पहले ही और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं बैठ रहा है। ब्रेकआउट पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट नहीं हो रहा। आपने इस एरिया पे देखा कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं सेट हुआ है। इस एरिया पे भी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमारा सेट नहीं हो रहा है और ट्रेडिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही है। हम कभी भी रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रिस्क नहीं निकालते, हमेशा रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड निकलता है। अगर आपने ₹10 का रिस्क लिया है तो उस आपका रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो ₹30 होना चाहिए। आज 20 जुलाई को मार्केट जब ओपन हुआ, प्राइस नीचे खुला, एक रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे और प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या आप इस एरिया पे एक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते थे? ईज़िली कर सकते थे। कैसे फाइंड आउट करते? अगर मैं आपको पूछूँ कि यहाँ से प्राइस अपसाइड में गई है, यहाँ से 3 कैंडल बनी है जो कंप्लीटली ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कैसे करते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, अभी के लिए आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? मार्केट ओपन हुआ था यहाँ, तो हमने एक एरिया ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है इसका कि प्राइस नीचे गई थी, यहाँ की लिक्विडिटी ली प्राइस ने, ये हमारी ओपनिंग प्राइस थी, प्राइस अपसाइड में गई और फिर एक रेजिस्टेंस लिया और प्राइस वहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला। इसको और भी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पहला तरीका ये था कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला। दूसरा तरीका ये है कि प्रीवियस में जाके आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें एक सपोर्ट मिला इस एरिया पे। देखो, फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आई थी, अपसाइड में चली गई थी। यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस है, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, ये अभी के लिए क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे काम कर रहे हैं सपोर्ट का। सपोर्ट एरिया दिख गया आपको? तो यहाँ पे हमारी ईज़िली एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग हो सकती थी। मैं प्रीमियम पे भी दिखाऊँगा आपको। एक सपोर्ट एरिया ये था जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई थी। एक सपोर्ट एरिया ये था जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई थी और एक सपोर्ट एरिया ये वाला भी था जहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई थी। समझ में आया? और एक एरिया ये भी था जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। मतलब यहाँ पे हमारे को कन्फर्मेशन मिल गया कि इस एरिया पे जब प्राइस आएगी, तो हम क्या करेंगे? एक ट्रेड करेंगे, एक स्कैल्पिंग करेंगे, अच्छी खासी स्कैल्पिंग हो सकती थी यहाँ पे। क्योंकि जब मैं इस प्राइस को अभी देख रहा था, तो प्रीमियम ₹66 पे था और वहाँ से प्रीमियम ₹90 पे गया था। इसी तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ईज़िली ट्रेड कर पाओगे। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एक रीटेस्ट किया और अपसाइड में गया। बट अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, ठीक है, तो आप ट्रैप हो जाते। आपके पास एक एरिया ये था जहाँ से आप ईज़िली ट्रेड कर पाते, एक एरिया आपके पास ये था, एक एरिया आपके पास ये था। ईज़िली यहाँ पे 3 ट्रेड कर सकते थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। कभी भी प्राइस फर्स्ट टाइम बाउंस करती है और रेजिस्टेंस पे जाती है, तो आपको अपने सपोर्ट का वेट करना चाहिए कि सपोर्ट पे प्राइस कब आएगी और उस सपोर्ट पे जब प्राइस आएगी तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो या थोड़ा-सा राइड कर सकते हो अच्छे पॉइंट के लिए। जैसे यहाँ पे आप राइड कर सकते थे अच्छी तरीके से। समझ में आया? तो ऐसे ईज़िली आप ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे। अभी हम और इसको डिटेल में समझेंगे।
प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ना जाके यहाँ पे आपका एक प्रीवियस क्या था रेजिस्टेंस, ये वाला आपके पास एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपका एक एग्ज़िट पॉइंट हो गया कि मुझे यहाँ तो निकलना ही है, ये मेरा लास्ट रेजिस्टेंस है। समझ में आ गया? कैसे आपको एंट्री और एग्ज़िट फाइंड आउट करने हैं। आपको एंट्री मिल गई कि सपोर्ट पे हम यहाँ बाई करेंगे, आपको एग्ज़िट मिल गया कि हम एग्ज़िट यहाँ पे करेंगे। पहला एग्ज़िट आपका ये है, दूसरा एग्ज़िट आपका ये है। मैंने सोचा लाइव मार्केट में ही सिखाया जाए। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो ईज़िली। अभी हम प्रीमियम को देखते हैं। प्रीमियम रॉकेट हो चुका है, ₹66 मैंने आपको बताया था कि ₹66 पे प्रीमियम है और यहाँ पे भी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो ये आपके सपोर्ट और जहाँ से प्राइस ₹90 पे गई थी और यहाँ से 138 प्राइस कंप्लीट की है। इस तरीके से आप प्रीमियम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके और स्पॉट पर भी आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके इजीली ट्रेड बना सकते हो। तो पहला आपका एग्जिट पॉइंट ये था, दूसरा एग्जिट पॉइंट आपका ये था, तीसरा एग्जिट पॉइंट ये था, चौथा एग्जिट पॉइंट ये था और फिफ्थ एग्जिट पॉइंट आपका ये था और सिक्स्थ एग्जिट पॉइंट आपका ओपनिंग प्राइस है। समझ में आया? तो ऐसे आप प्रीमियम पे ट्रेड करोगे। अब देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस या आपके सप्लाई डिमांड काम करते हैं। देखो, यहाँ एक इनसाइडर बार भी है। इनसाइडर बार के बारे में मैं हर बार बात करता हूँ। इनसाइडर बार क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इनसाइडर बार के बाद में जो भी मूवमेंट आता है वो बहुत फास्ट आता है। वहाँ पे जो प्रीमियम था वो ब्लास्ट हुआ था। कितना शार्प मूव आया है अपसाइड में। एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक छोटी पॉज कैंडल, जिसको होल्ड करना भी बोलते हैं। जब इसका हाई ब्रेक होता है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, आपका स्टॉप लॉस ये होगा। ये प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस और आपका टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस। समझ में आया इनसाइडर बार कैसे वर्क करती है? प्रीमियम ₹66 से ₹138 या ₹159 तक जा सकता है। 138 तो कंप्लीट कर दिया है प्रीमियम ने। तो ये सेटअप आपको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप है इनसाइडर बार वाला। जो मैंने टेलीग्राम पे आपको एक बुक सेंड की थी, उस बुक में इनसाइडर बार के बारे में बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और इनसाइडर बार पे ट्रेड करने का तरीका भी बताया गया है। हमने हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रखे हैं और प्राइस हमारे इस सपोर्ट पे आई थी और सपोर्ट से प्राइस ने बाउंस बैक किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। अब आपको निफ्टी का ये जो कंप्लीट चार्ट दिख रहा है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है और आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि कोई भी कैंडल इक्वल नहीं है। मार्केट अपसाइड में जाता है, फिर डाउन साइड खुलता है, फिर अपसाइड में, फिर डाउन साइड में। मतलब कुछ चार्ट देखने में मज़ा नहीं आ, मतलब चार्ट ऐसे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट बनाएँ, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएँ। 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा और दूसरी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। एक वीक अपसाइड में जाती है, फिर कंप्लीटली बॉडी नीचे क्लोज़ करती है, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। अब इसी को हम अगर क्रिप्टो पे चल के देखते हैं, क्रिप्टो मैं खोल लेता हूँ, एक्सआरपी खोल लेता हूँ, मैं कुछ ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपने निफ्टी पे ध्यान से देखा है, तो अब एक्सआरपी पे जो कॉइन है, आपको इक्वल बॉडी पार्ट्स दिखेंगे। दिख रहा है? चलो हम दूसरा कॉइन खोलते हैं। चलो मैं निफ्टी को वापस एक बार ओपन करता हूँ। अब ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? निफ्टी में कंप्लीटली आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। सिर्फ़ आपको ये जो रेजिस्टेंस है, ये भी इक्वल नहीं है। ये सपोर्ट्स भी इक्वल नहीं है। इसकी बॉडी कहाँ क्लोज़ हो रही है और इसकी बॉडी कहाँ क्लोज़ हो रही है। अगर यहाँ पे भी हम सपोर्ट मार्क करें तो इस ये जो रेड कलर की कैंडल है इसकी बॉडी कहाँ क्लोज़ हो रही है और इसकी बॉडी कहाँ क्लोज़ हो रही है। यहाँ पे भी कुछ इक्वल नहीं है। अलग तरीके से चल रहा है इंडियन मार्केट। इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसका फर्स्ट रीज़न है कि हमारे इंडियन मार्केट में हॉलिडेज़ काउंट नहीं होती और ये 24 आवर्स नहीं चलता है। लेकिन क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में 24 आवर्स क्रिप्टो चलता है, वहाँ गैप अप नहीं होता, वहाँ गैप डाउन नहीं होता और यहाँ पे कैलेंडर डेज़ भी काउंट होते हैं। तो 2 मेजर रीज़न हैं, जिसकी वजह से वहाँ अप एंड डाउन्स ज़्यादा हैं और यहाँ अप एंड डाउन्स आपको कम दिख रहे हैं। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? अब समझो। अब ध्यान से इसको देखना और समझने की कोशिश करना, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ और हम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएँ। ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये और ये क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में ही आप यूज़ करोगे, आप इसको इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कौन-सा सेटअप बना है? इनसाइडर बार। मैं बीच-बीच में आपको सेटअप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। ये सोलाना कॉइन है,
जिसके सप्लाई और डिमांड या सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर रखे हैं। आपने निफ्टी का चार्ट देख लिया और आपने सोलाना का चार्ट देख लिया। क्रिप्टो में और इंडियन मार्केट में यही डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया था। डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे कैलेंडर डेज़ काउंट नहीं होते, हॉलिडेज़ काउंट नहीं होते। बट यहाँ पे कैलेंडर डेज़ में हॉलिडेज़ भी काउंट होते हैं। दूसरा रीज़न था कि यहाँ पे 24 आवर्स क्रिप्टो चलता है, वहाँ पे 24 आवर्स नहीं चलता मार्केट, ओनली 6 आवर्स मार्केट चलता है। मैं इस मेथड को ब्रेक ऑफ वॉल बोलता हूँ। ब्रेक ऑफ वॉल मैं क्यों बोलता हूँ इसको? बिकॉज़ एक रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, वो एक वॉल की तरह काम करते हैं, एक दीवार की तरह काम करते हैं। इस मेथड को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और एक रेजिस्टेंस से एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। मान लेते हैं प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। ये जो एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। यहाँ से प्राइस अपसाइड में जा रही है। बट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्राइस इसको ब्रेक करके अपसाइड में और जाएगी? अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे या अपने सप्लाई डिमांड पे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। ये जो सपोर्ट था यहाँ से प्राइस गई अपसाइड में और एक रेजिस्टेंस के पास गई। अगर आप इस प्राइस को या इन कैंडल्स को देखते हो तो ये कैंडल्स आपको इक्वल दिख रही है। यहाँ पे भी कैंडल्स इक्वल है और यहाँ पे भी कैंडल्स इक्वल है। मतलब एग्जैक्ट इक्वल कैंडल चल रही है। बट इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है। एक कैंडल अपसाइड में खुलती है, एक डाउन साइड में होती है, एक विग काफ़ी बड़ी आती है या विग छोटी हो जाती है बिल्कुल ही या सिर्फ विग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ कैंडल आती है। बट यहाँ इक्वल कैंडल्स चल रही है। इसको याद रखना, इक्वल कैंडल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस सपोर्ट पे आई और सपोर्ट पे आने के बाद में इक्वल कैंडल्स बनी और यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया। प्राइस के पास एक रेजिस्टेंस था, ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे बॉडी इक्वल है। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 4 कैंडल्स है, 2 ये वाली, 2 ये वाली, इनकी बॉडी इक्वल है। विग इक्वल नहीं है बट बॉडी इक्वल है। आप कब अपसाइड में ट्रेड कर सकते हो? जब ये जो ज़ोन मैंने बना रखा है और एक रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, लेकिन कोई भी एक कैंडल इस ज़ोन के अंदर अगर क्लोज़ हो गई, तो समझ लीजिए फिर वो मार्केट अपसाइड में जाएगा और प्रीवियस उसका जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक प्राइस जाएगी। ऐसे ही अगर आप डाउन साइड में आते हो, यहाँ पे प्राइस क्या दिख रही है? इक्वल दिख रही है। हमें कैसे पता लगेगा कि इस वॉल का ब्रेकडाउन होगा? मतलब इस दीवार का ब्रेकडाउन होगा। ये दीवार कैसे टूटेगी? सेलर्स इस दीवार को कैसे तोड़ेंगे? तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि प्राइस इसके अंदर अगर क्लोज़ हो गई, तो समझ लीजिए कि प्राइस और नीचे जाएगी और नीचे के जो सपोर्ट है वहां तक प्राइस जा सकती है। 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको 2 आवर्स या 1 आवर पे शिफ्ट करके अगर सिंपल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करते हो तो आप इजीली इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। समझ में आया? प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में प्राइस अपसाइड में गई। हमें इस सपोर्ट को मार्क करना है। ये सपोर्ट हमने मार्क कर लिया। प्राइस देखो इस ज़ोन के अंदर क्लोज़ कर चुकी है। अगर प्राइस ने एक बार प्रीवियस जो भी सपोर्ट है उसके नीचे अगर प्राइस इस ज़ोन के अंदर क्लोज़ कर गई, तो यहाँ से प्राइस अपसाइड में नहीं जाएगी, फिर वो डाउन साइड ही जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो ट्रेंड हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि ट्रेंड डाउन साइड का है। दूसरा, कैंडल क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे क्लोज़ हो गई। यहाँ पे हम रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। जैसे प्राइस यहाँ से चल रही थी, यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हुई और एक रीटेस्ट किया और प्राइस फिर फॉल कर गई। तो इस तरीके से हम रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना सा क्लू चाहिए इससे कि कैंडल कहाँ क्लोज़ हो रही है। ज़ोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज़ हो गई, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। प्राइस नीचे चल रही है, नीचे चल रही है, लास्ट में हमें एक सपोर्ट मिला। अगर आप प्रीवियस में जाके देखोगे तो एक सपोर्ट है, ठीक है? प्राइस एग्ज़ैक्टली उस सपोर्ट पे आई है। सपोर्ट पर आने के बाद एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाई। हम अपसाइड में नहीं देख सकते क्योंकि कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुई। इस ज़ोन के अपसाइड में कोई कैंडल क्लोज़ होती तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड देखते। प्राइस ने यहाँ से फ़ॉल किया, हम वेट करेंगे। एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा एक वेटिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक कैंडल क्लोज़ हो गई ये वाली, ये कैंडल इस ज़ोन के अंदर क्लोज़ हुई है ध्यान रखना
और ये कैंडल भी ज़ोन के अंदर क्लोज़ हुई है। मतलब यहाँ से हम अपसाइड के लिए देखेंगे। पहला रेजिस्टेंस जो पहली वॉल है वो ये वाली है। प्रीवियस में जाके देखोगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे अपना एग्ज़िट पॉइंट निकाल सकते हैं, यहाँ हम अपनी ट्रेडिंग को क्लोज़ कर सकते हैं। दोबारा प्राइस नीचे आई, हमें नहीं पता कि ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। इस कैंडल ने इसके नीचे ज़ोन के अंदर क्लोजिंग नहीं दी है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ज़ोन के अंदर क्लोजिंग नहीं आई है। कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड में हुई है। यहाँ से हमने ट्रेड पंच की और इस रेजिस्टेंस पे आ गए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ये ज़ोन और ये ज़ोन। कैंडल कहाँ क्लोज़ हुई? ज़ोन के अंदर अपसाइड में। हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि अब प्राइस अपर साइड के रेजिस्टेंस पे जाएगी। मुझे पता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फँसे हुए हो, टेक्निकल में आप फँसे हुए हो। मैं टेक्निकल में बिल्कुल सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ। ज़ोन के अंदर जैसे ही कैंडल क्लोज़ हुई, आप अपसाइड के लिए जा सकते हो। ये जो एक रेजिस्टेंस है, अभी तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक भी कैंडल इस जो मैंने ज़ोन बनाया है, उस ज़ोन के ऊपर कैंडल क्लोज़ नहीं हुई है। मतलब हम डाउनसाइड के लिए देख सकते हैं। शायद इतने सिंपल तरीके से आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एक ज़ोन मार्क करने से आप कैसे ट्रेड कर पाओगे। समझ में आ रहा है? क्रिप्टो में आप इज़िली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ईज़ी ट्रेड ले सकते हो। मैं अभी इसको 1 आवर पे शिफ्ट करके दिखाऊँगा। आपको हमेशा 15 मिनट पे या 1 आवर पे ट्रेड करनी है, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी हाई होती है, टाइम फ्रेम बड़ा है, तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट जो रिवॉर्ड होगा वो काफ़ी शानदार होगा। 3 ज़ोन हमने मार्क किए थे, वो तीनों ज़ोन यहीं पे है। फर्स्ट ज़ोन, सेकंड ज़ोन और थर्ड ज़ोन। इन तीनों ज़ोन्स को एक बार यहीं रहने देते हैं। आपको दिख रहा है कि वन डे पे एनालिसिस करने के बाद में एक भी कैंडल इस ज़ोन के ऊपर क्लोज़ नहीं कर पाई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई है। यहाँ पे लिक्विडिटी मिली। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने की। डाउन साइड में भी ऐसे ही लिक्विडिटी ली गई है। ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, बट वन डे के टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं है। वन डे के टाइम फ्रेम पे इस ज़ोन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज़ नहीं कर पा रही है। आपने देख लिया और आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस होगा यहाँ का और आप डाउन साइड के सपोर्ट तक के लिए आप ट्रेड पंच कर सकते हो। ऐसा ही अगर आपने यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे ये लिक्विडिटी जोन्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है? ये लिक्विडिटी ली है यहाँ पे, बट प्राइस ने वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोज़ ही नहीं कर पा रहा है। ये देखो, ये 10:30 बजे का टाइम है 24 जून का और ये 7:30 बजे का टाइम है 25 जून का। मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, 24 जून और 25 जून। ये देखो, ये 24 जून का और ये 25 जून का। समझ में आ गया? ये 24 जून को लिक्विडिटी ली गई थी, ये 25 जून को लिक्विडिटी ली गई है। समझ में आ रहा है? देखो विग से कोई मतलब नहीं है, विग कितना भी नीचे जा सकता है, विग को नहीं देखना है, आपको कैंडल देखनी है कि कैंडल की बॉडी कहाँ क्लोज़ हुई है। बॉडी इम्पोर्टेंट है ना कि विग। हमें सिर्फ़ इतना आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि बॉडी ज़ोन के अंदर क्लोज़ हो रही है या अपसाइड में क्लोज़ हो रही है। बॉडी अपसाइड में क्लोज़ हुई है। ये जो आपको इस कैंडल की बॉडी दिख रही है, ये अपसाइड में क्लोज़ हुई है, ज़ोन के ऊपर क्लोज़ हुई है। तो मतलब यहाँ से आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, वापस मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ। 24 जून 10:30 बजे और 25 जून 8:30 बजे। मतलब 2 बार लिक्विडिटी ली गई है यहाँ पे, ठीक है? अपसाइड में गया और प्राइस शार्पली डाउनसाइड आ गई। कितनी शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस इसके नीचे क्लोज़ नहीं हो रही है। ये सिर्फ़ विग है। ये जो दोनों ज़ोन्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये विग है, ये भी विग है, ये कैंडल नहीं है। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल नहीं है, ये विग है। जैसे ही प्राइस इसके अपसाइड में जाएगी का जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ज़ोन के नीचे का होगा। ज़ोन के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ तक की राइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, अगर आपने यहाँ से लॉन्ग किया है, आपका स्टॉप लॉस ये है ज़ोन के नीचे और आपका टारगेट रेजिस्टेंस के पास में है। मतलब आपको लगभग-लगभग आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो ₹2 के अगेंस्ट में ₹6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बिल्कुल सही सेट हो रहा है, यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो ईज़िली ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे लिक्विडिटी बनती है और कैसे लिक्विडिटी को फाइंड आउट करके आप ईज़िली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे इसको ट्रेड को पंच कर सकते हो, राइड कर सकते हो। ऐसा ही अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें, ये वाला एग्ज़ाम्पल देख लो आप। यहाँ पे भी क्या हुआ है?
प्राइस इसके ऊपर आई थी। पहले ब्रेकआउट फेल किया और फिर प्राइस अपसाइड में आई, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट से प्राइस ने रेजिस्टेंस तक का टारगेट दिया है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेड कैसे करनी है, 1 आवर पे कैसे आप इज़िली इतने बड़े मूवमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट एनी टेक्निकल और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे-जैसे आप इस ट्रेडिंग मेथड पे प्रैक्टिस करोगे, वैसे-वैसे आपकी प्रैक्टिस एक्यूरेट होती जाएगी और आप बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के सप्लाई और डिमांड जिसको बोला जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस उन पे इजीली ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तो जो ब्रेकआउट फेलियर की आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसमें मैं आपको स्नैप ट्रेडिंग सिखाऊँगा और स्नैप ट्रेडिंग में ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ली जाती है। तो काफ़ी अच्छा मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो और ईज़िली ट्रेड भी कर पाओगे। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मार्केट को, बिल्कुल सिंपल रखना है। ईज़िली जब आप सिंपल चीज़ों से ट्रेड कर सकते हो, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में क्यों फँसना है आपको? हमारा नेक्स्ट पार्ट एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन का आएगा, जिसमें हम सीखेंगे कि कौन से क्रिप्टो में काम करना चाहिए, कौन से कॉइन्स में काम करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में काम करना चाहिए। क्योंकि हर कोई स्टॉक हर किसी के लिए नहीं बना है, वहाँ लॉ ऑफ वाइब्रेशंस का यूज़ होता है। अगर इस वीडियो से आपको लर्निंग मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।